हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोगों ने कल रीतिकाल तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम देखेंगे आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी पुस्तक पढ़ने से ही सारी चीज़ें याद होंगी आपको। कम से कम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सकती है तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग दूसरा कुछ नहीं पढ़िए, लेकिन इसको भी एक बार पूरा ज़रूर देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से कब माना है? तो शुक्ल ने कब से माना है? 1820 ईस्वी, 1840, 1843 या फिर 1850। तो शुक्ल जी ने 1843 ईस्वी से माना है। तो ध्यान रखेंगे संवत और ईस्वी में भी जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है? 1843 ईस्वी है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। पहला विकल्प इसमें हमारा सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प कंपनी के शासन में हिंदुस्तान बिल्कुल सही है। अगला है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का क्या नाम दिया? गद्य काल, अभ्युत्थान काल, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या फिर आधुनिक काल? तो नगेंद्र ने क्या कहा है? आधुनिक काल कहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आधुनिक काल के प्रथम कवि हैं बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु? तो आधुनिक काल के प्रथम कवि जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं भारतेंदु। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को कुल 7 भागों में बांटा है। हमारा चौथा विकल्प इसमें सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आधुनिक काल का प्रथम युग है छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया? पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, नवलेखन युग या फिर गद्य युग? पहला विकल्प पुनर्जागरण युग। आधुनिक काल का दूसरा युग है छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग? तो द्विवेदी युग है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नया युग या फिर गद्य युग? तो दूसरा विकल्प जागरण सुधार काल बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा आधुनिक काल के विभाजन में अंतिम युग है पुनर्जागरण युग, जागरण सुधार काल, नवलेखन काल या फिर प्रगतिवाद? तो वो है नवलेखन काल। हमारा तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है 1820 ईस्वी,
1857 ईस्वी, 1843 या फिर 1850। दूसरा विकल्प 1857 बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारतेंदु युग का सीमांकन है 1820 से लेकर 1900, 1857 से 1900 ईस्वी, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी या फिर 1811 से लेकर 1911 ईस्वी। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प 1850 से लेकर 1900 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में या फिर 7 भागों में? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कुल 3 भागों में बांटा है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का प्रारंभ कब से माना है? 1820 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1868 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी? तो इसमें जो है हमारा तीसरा विकल्प 1868 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो सन 1843 से 1868 तक के समय को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? विकल्प देखेंगे, संक्रांति काल, उद्भव काल, भारतेंदु काल या फिर जागरण काल। तो इसमें हमारा पहला विकल्प संक्रांति काल बिल्कुल सही है। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि भारतेंदु मंडल के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प है हरिऔध, भारतेंदु, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीनिवास दास। तो यही दूसरा विकल्प हमारा सही है, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? नहीं पूछा है। लाला श्रीनिवास दास, नाथूराम शर्मा शंकर, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु? तो इसमें दूसरा विकल्प जो हमारा है यही भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। प्रश्न है, किस पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है? इंदु, विशाल भारत, हंस या फिर सरस्वती? तो चौथा विकल्प सरस्वती है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक? इसमें हमारा पहला विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? पंडित रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लाला श्रीनिवास दास या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो लाला श्रीनिवास दास द्विवेदी युग के नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न है, आयु के अनुसार भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर ठाकुर जगमोहन? तो दूसरा विकल्प बालकृष्ण भट्ट क्या थे? सबसे वरिष्ठ सदस्य थे भारतेंदु मंडल के। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल में गद्य के लिए किस भाषा को प्रमुखता दी गई? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फिर उर्दू? तीसरा विकल्प खड़ी बोली। भारतेंदु मंडल के विनोद प्रिय लेखक कौन माने गए हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या फिर ठाकुर जगमोहन? दूसरा विकल्प प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के हास्य व्यंग्य के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या फिर ठाकुर जगमोहन? इसमें पहला विकल्प हमारा बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही है। देखेंगे अगले प्रश्न को,
इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? त्रिलोचन, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक? तो पहला विकल्प हमारा इसमें सही है, त्रिलोचन द्विवेदी युग के नहीं थे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? 1900, 1902, 1903 या फिर 1917? तीसरा विकल्प है 1903 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया? 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक या फिर 18 वर्ष तक? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 17 वर्ष तक किया था और शुरुआत उन्होंने कब की थी? 1903 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोनों बातें। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों की काव्यधारा को क्या नाम दिया गया? विकल्प है स्वच्छंदतावाद, छायावाद, मानसलवाद या फिर नकेनवाद? तो स्वच्छंदतावाद नाम दिया गया था। पहला विकल्प हमारा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद से संबंधित नहीं है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, जयशंकर प्रसाद या फिर श्रीधर पाठक? इसलिए हमारा तीसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद। द्विवेदी युग का सीमांकन है 1820 से लेकर 1900, 1918 से लेकर 1936 ईस्वी, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी या फिर 1811 से लेकर के 1911 ईस्वी? तो जो द्विवेदी युग का सीमांकन माना जाता है वो माना जाता है 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी के मध्य। इसमें तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन है 1820 से लेकर 1900 ईस्वी, 1800 से लेकर 1936 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी या फिर 1811 से लेके 1911 ईस्वी? तो दूसरा विकल्प इसमें 1800 से लेकर 1936 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में छायावाद के नाम से 4 निबंध किसने प्रकाशित करवाए थे? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मुकुटधर पांडे या फिर महादेवी वर्मा? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प मुकुटधर पांडे बिल्कुल सही है। बार बार कह रहे हैं, इसमें जितने भी प्रश्नों का संकलन किया गया है अपने आप में अद्वितीय हैं। आप लोग जो है जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और ये पुस्तक आपको जल्दी कहीं मिलेगी भी नहीं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसने दी? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा? तो ये तो बहुत ही इनकी फेमस पंक्ति है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। ये तो सबको याद है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा? तो पहला विकल्प इसमें सही है, रामकुमार वर्मा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसने दी? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। तो चौथा विकल्प महादेवी वर्मा सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघु त्रयी में कौन शामिल नहीं है? रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो सभी लोगों को पता है कि लघुत्रयी में तीनों वर्मा शामिल थे, इसलिए कौन शामिल नहीं होंगे? माखनलाल चतुर्वेदी शामिल नहीं होंगे। एक प्रश्न ये भी है, छूट रहा था, इसको भी देखते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, लीलाधर जगूड़ी या फिर निराला। तो वो कौन नहीं है? लीलाधर जगूड़ी नहीं है। और वो चौथे हैं कौन? तो वो है महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर काल में हालावाद काव्यधारा का सीमांकन है 1930 से लेकर 1940 ईस्वी, 1800 से लेकर 1936 ईस्वी, 1933 से लेकर 1936 ईस्वी या फिर 1911 से लेकर के 1921 ईस्वी। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प 1933 से 1936 ईस्वी बिल्कुल सही है। हालावाद के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। हालावाद के प्रमुख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हालावादी कवि नहीं है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो चौथा विकल्प हमारा जो दिया गया है इसमें महादेवी वर्मा, ये हालावादी कवि नहीं है। सभी को पता है कि ये छायावाद की महान कवयित्री मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी चौथा विकल्प हमारा सही है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे की श्रृंखला को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए और लाइक भी कर दिया करिए, और शेयर करके अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़ें। और जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका विशेष आभार है, जितने साथी नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और कृपया वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और जिनका यस्टेट है, अगर वो लोग चाहते हैं कि उस पर कोई सीरीज चालू की जाए, तो एक पुस्तक है मेरे पास, उसमें 10 सेट दिए हुए हैं। अगर आप लोग चाहें तो उससे भी प्रश्नोत्तरी की जा सकती है। स्पेशली वो यस्टेट वालों के लिए है जिनका अभी दूसरा पेपर होने वाला है। तो जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, नमस्कार।